चलिए वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फर्स्ट वीडियो हम लोगों ने पहले ही अपलोड कर दिया है। पहला वीडियो जो है इसका चैप्टर 1 जो वास्तविक संख्या नाम है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने सीखा था। उसमें उसी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर आधारित इन क्वेश्चंस को आज प्रैक्टिस करने जा रहे हैं हम लोग। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमने लिया है, सिद्ध करें कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। ठीक है, तो पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको याद दिला दूँ फिर से। क्या सीखा था हमने सीखा था कि कोई भी विषम पूर्णांक हो तो उसको 2 से भाग देने पर यदि वो पूरी तरह विभाजित नहीं हो रहा है तभी हमने उसको कहा था कि वो विषम पूर्णांक है। विभाजन एल्गोरिथम हमने पढ़ा है ना। मान लो कि वो संख्या जो है वो विषम संख्या a है। ठीक है, तो इसको अगर विभाजन एल्गोरिथम में लिखना होगा कि इस विषम संख्या को विभाजन एल्गोरिथम के रूप में क्या लिखना है, तो सामान्य रूपतः यहाँ पर भाजक के रूप में 2 लेते हैं, एक पूर्णांक लेते हैं भागफल में, और प्लस में शेषफल के रूप में 1 या 3 या 5 इस तरह से कोई भी विषम संख्या लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर 2 की जगह पर कोई अन्य पूर्णांक भी ले सकते हैं, वो भी कैसा, सम संख्या मतलब। ठीक है, जैसे 2 लिए हैं तो 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, इस तरह का। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोगों ने सीखा था कि विषम संख्याएं क्या होती हैं। इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग यहाँ पर करेंगे। जैसे देखो, यहाँ पर जो है क्वेश्चन ने हमसे पहले ही कहा है कि विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या विषम पूर्णांक को हमें 4q+1 या 4q+3 के रूप में दिखाना है। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन में लिखते हैं, सॉल्यूशन जब इसका करने जाते हैं तो लिखते हैं हम यहाँ पर सबसे पहली बात जो लिखते हैं वो होता है ये सेंटेंस हमारा कि माना कि वह धनात्मक विषम पूर्णांक, ओ विषम छूट रहा है ना, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक a है। इसलिए विभाजन एल्गोरिथम से विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर, क्वेश्चन में b की जगह पे 4 दे रखा है पहले ही, 4q प्लस यहाँ पर शेषफल में r ले लेते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो है r की वैल्यू जो है वो या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, और b से छोटा होता है ना, तो b की जगह पे कौन बैठा है, 4, यानी कि 4 से छोटा होगा। इस इनइक्वालिटी को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि r की जगह पर हम 0 ले सकते हैं और 0 से बड़ी संख्याएं ले सकते हैं, लेकिन 4 नहीं ले सकते, 4 से छोटी ही रहेंगी। ठीक है, यहाँ पर अगर ऐसे बराबर होता तो हम 4 को भी लेते, लेकिन यहाँ पर बराबर तो हो ही नहीं सकता ना, तो 4 को नहीं लेंगे, 4 से छोटी संख्या को ही लेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो संभावित शेषफल हो गया, संभावित शेषफल जिसको हम r कह रहे हैं, वो क्या हो सकता है, या तो देखो ये विषम पूर्णांक बोला है ना, तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि धनात्मक विषम पूर्णांक रहे तो शेषफल के रूप में भी विषम संख्या ही बचेगा। 0 तो सम संख्या होता है, विषम नहीं होता। 1 हो सकता है इसके जगह पर, 2 होगा नहीं, सम संख्या होता है वो, 3 हो सकता है। इसके आगे बढ़ेंगे नहीं, इसके आगे तो 4 को तो लेना ही नहीं है, 4 से बड़ा तो जाना ही नहीं है हमें ना। तो यही 2 संख्याएं हैं जो इसमें संभावित शेषफल हैं। इसके बाद देखो क्या होगा, बारी बारी से हम लोग जो है इस इक्वेशन में जो हम लोगों ने लिखा है यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम से ये वाला जो लिखा है इसमें आर की जगह पर बारी बारी से इसका संभावित वैल्यू को रखते चले जाएंगे। ठीक है, आर बराबर 1 लेने पर, आर का 1 और 3 यही तो वैल्यू है, यही इसके पास, तो यहाँ पर a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4q प्लस आर की जगह पर 1 लिख दिए। ठीक है, अब r बराबर क्या लेंगे 2 तो नहीं लेंगे क्योंकि 2 तो है ही नहीं आर की वैल्यू में, 3 लेने का है ना, तो 3 लेंगे तो a बराबर 4q प्लस आर की जगह पर 3 रख दिए तो हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो उसको हम 4q प्लस 1 उसको 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में भी लिखा जा सकता है। यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। ठीक है, बात समझ में आई। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है ना, इसमें ये नहीं कह रहा है कि सम है कि विषम, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है वो 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, ऐसा उसने कहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक चीज़ छूटा हुआ है जहाँ q एक पूर्णांक है। ठीक है, q छूट गया है। चलो देखो यहाँ सॉल्यूशन में देखो, इसमें भी वही काम करेंगे। पहला माना कि वह धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है, आप एक ही जगह पे कुछ और भी मान सकते हैं, a मानना ही बेहतर रहता है। ठीक है, a मान के चलते हम लोग, तो इसलिए विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल्गोरिथम से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर a बराबर 6q प्लस r, क्वेश्चन में 6q दे रखा है, r बस ऐसे ले लिया यहाँ पर इसमें इस रूप में। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि r जो है वो क्या होगा 0 के बराबर या 0 से बड़ी संख्या होगा, लेकिन 6 से हमेशा छोटा होगा। तो r का क्या क्या वैल्यू हो सकता है। यहाँ पर हमसे ये नहीं कहा है कि वो पूर्णांक जो है सम है कि विषम है, तो शेषफल में कोई भी संख्या हो सकता है, सम या विषम दोनों हो सकता है। तो 0, 1, 2, 3, 4 और 5 यहाँ तक आके रुक जाएंगे क्योंकि 6 के पर जो है इक्वल टू नहीं लगाया है। ठीक है, तो यहीं तक चल रहेगा, r का वैल्यू ये सब है। ठीक है, अब इसी में जो है इस इक्वेशन में हम लोग r का वैल्यू बारी बारी से रख करके चेक करेंगे। ठीक है, देखो आगे कहता है r बराबर 0 लेने पर। ठीक है, r बराबर 0 अगर ले लें तो a इक्वल टू 6q प्लस r की जगह पर 0 रख देते हैं हम, तो ये a बराबर 6q हो गया। ठीक है, ये एक चीज़ मिला हमको। ठीक है, अगर हम r बराबर 1 ले लेते हैं तो a बराबर 6q प्लस 1 मिल रह जाएगा r की जगह पर। अगर हम r बराबर 2 ले लेते हैं, r बराबर 2 ले लें तो a इक्वल टू 6q प्लस 2 हो जाएगा। अगर r बराबर हम 3 ले लेते हैं तो a इक्वल टू 6q प्लस 3 हो जाएगा, r की जगह पे रखते जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, r बराबर 4 लेने पर ये हो जाएगा a इक्वल टू 6q प्लस 4। r बराबर 5 लेने पर a इक्वल टू 6q प्लस 5 हो जाएगा। बस इतना ही तो लेना था। ठीक है, यही ना क्वेश्चन कह रहा था जी। देखो क्या कह रहा था क्वेश्चन कि कोई धनात्मक पूर्णांक जो है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप के होता है, ये हमें दिखाना था। ठीक है, हमसे ये नहीं कहा था कि विषम है कि सम। ठीक है, तो आगे अगर देखो सॉल्यूशन में हम लोग भी क्या किए हैं, r की जगह पर हम लोगों को संभावित वैल्यू ये सब मिला, r के जगह पर ये सब वैल्यू रखा जा सकता था, तो r की जगह पर रखते चले गए हम लोग। इसमें जो हमें क्वेश्चन में दिखाना था 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें मिल गई हैं, तो उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। जो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था उसी पर ध्यान देंगे।
ये क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। इसके अलावा ये क्वेश्चन में पूछा था 6q+3 वाला, ठीक है। इसके अलावा जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था वो था 6q+5 का, ठीक है। तो इतना तक जो है हमें करना है इसमें, ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। बात समझ में? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो जो है यहाँ है, कहता है कि ये भी अच्छा क्वेश्चन है। HCF का भी कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे थे पिछले क्लास में ही, कुछ पे तो हम लोगों ने HCF पर प्रैक्टिस भी किया था। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्या रहा है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक, है ना, यहाँ सदस्य होगा, ठीक है, 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी थी, ठीक है। 32 दलों वाले सेना के एक बैंड के पीछे मार्च करना है इसको। दोनों विचारधारा कहाँ से आ गई थी, गलत। दोनों समूहों, ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या जो है वो क्या होगी, ये आपको पता करना है, ठीक है। ध्यान से सुनो क्या क्या है। अपने पास दो संख्याएं दी हुई हैं। 601 सदस्य ऐसा है जिसमें 616 सदस्य हैं, और दूसरा टीम ऐसा है जिसमें 32 सदस्य हैं। दोनों ही टीम के सदस्यों को एक स्तंभ बनाना है, कॉलम बनाना है, और उसमें मार्च करना है। जैसे आप लोग देखे होंगे आर्मी वगैरह का परेड देखे होंगे, तो यहाँ पर आगे में जो है बैंड वाले होते हैं, ठीक है। आगे में कुछ बैंड वाले होते हैं, आगे आगे परेड करते हुए चलते हैं, बैंड बजाते हुए चलते हैं, इस तरह से होते हैं बैंड वाले आगे आगे, ठीक है। और इसके पीछे जो है सेना होती है, इसके पीछे आर्मी होती है, ऐसे इसके पीछे जो है आर्मी होती है जो इसके पीछे पीछे मार्च करती है। तो देखो इस कॉलम में सब के सब नंबर बराबर होंगे, इस कॉलम में भी संख्या बराबर होगी इनकी, इस कॉलम में भी संख्या बराबर होती है। तो इसी तरह से जो है हमें भी कह रहा है कि 616 सदस्य का ये पीछे वाला टुकड़ी है, और ये आगे जो बैंड वाला टुकड़ी है उसमें 32 सदस्य हैं। तो इनको जो है एक ऐसा स्तंभ बनाना है जिसमें सदस्यों की संख्या समान हो और फिर मार्च करना है। तो हमें वो स्तंभों की संख्या ज्ञात करने को कह रहा है कि समान संख्या रहते हुए कितने स्तंभ जो है बनाए जा सकते हैं। तो एक बात ध्यान से सुन लो भी, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे जिसमें दो संख्याएं दी हुई हैं और पूछे आपसे कि समान संख्या में जो है दोनों को मिला करके स्तंभ बनाना है या कुछ भी बनाना है, तो उसमें हम लोग इन दोनों संख्या का HCF ज्ञात करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो, इसमें इरेजर मिटा देते हैं पहले इसको, ठीक है। उसके बाद इसका HCF ज्ञात करते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, देखो इसमें लिखेंगे पहले यहाँ पर, इसमें 616 और 32 का HCF ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब अगले स्लाइड पे चलो, देखो 616 और 32 का कैसे लगाएंगे हम लोग, ठीक है। उस बड़ा वाला संख्या पहले लिख दिए। अब देखो हम लोगों को गुना करने के लिए क्या करना है, देखो यहाँ 616 है, इधर 332 ही है, ठीक है। इसको दोनों तरफ बराबर करना है। राइट हैंड साइड में भी अपने को 616 मांगता है। तो देखो इसमें करेंगे क्या, हम लोग मोटे तौर पे अंदाज़ लगा कर के पिछले क्लास में भी सीखे थे। तो इसमें देखो अगर हम 10 से गुना कर दे तो ये 320 हो जाएगा। ओ काफ़ी कम है ये, तो 640 के आसपास चलना चाहिए। 640 कब होगा, जब इसमें हम 20 से गुना करेंगे, यानी कि 20 से करेंगे तो ये 640 आ जाएगा, है ना। अब तो ज़्यादा हो गया, तो क्या करें भाई, सॉरी 20 से किए थे तो 640 आया, तो थोड़ा ज़्यादा आ गया है, थोड़ा पीछे चलते हैं, 19 से करके देखते हैं। तो 19 से देखो 20 से गुना करने का मतलब ये था 32 में कि 32 को 20 बार जोड़ना है ना, 20 बार जोड़ना है। 32 में 20 से गुना करने का मतलब 20 बार इसको जोड़ना है, यही था ना इसका मतलब।
तो अब 20 बार जब जोड़े तो 640 आ गया। तो एक काम करते हैं 19 बार जोड़ते हैं, 19 बार जोड़े मतलब 20 बार में से एक घट गया है ना, तो इसमें से जो है 32 को घटा लो भाई, देखो तो 608 मिलेगा है ना। इसका मतलब है कि ये 19 बार में जो है लग जा रहा है, ठीक है। तो लगा दो 19 बार में, 19 बार में कितना 608 मिला, और 8 और इसमें जोड़ना पड़ेगा तब जाके 616 पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बताए थे कि ये वाला संख्या इधर l इक्वल टू के बाईं तरफ आ जाएगा, और जो शेषफल में है वो इसके ठीक बगल में आके बैठ जाएगा। अब जो है इसको बराबर करो तो ये 4 बार में जो है 32 आ जाएगा, जोड़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो चूँकि r इक्वल टू 0 है इसीलिए HCF है ना, आप यहाँ ब्रैकेट देकर लिख भी सकते हैं किस किस संख्या का है, ठीक है। HCF क्या हो जाएगा 8, हाँ जी बिल्कुल 8, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है रिमाइंडर 0 हो गया, और जिसमें स्टेप में रिमाइंडर 0 हो रहा है उसका जो भाजक है वही इसका HCF होता है, ठीक है 8। तो इसका जो है स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, लास्ट में लिख देंगे स्टेटमेंट इस तरह से, अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या 8 है, ठीक है, लिख देंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो अगला क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हमें सिद्ध करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी पूर्णांक m के लिए, ध्यान से देखना क्या कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है ना, वर्ग कह रहा है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ऐसा हमें दिखाना है, ठीक है। तो चलो इसमें भी हम लोग क्या, यहाँ 3 है, भाजक के रूप में 3 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ पर पहले मान लेते हैं, ठीक है, माना कि वह धनात्मक पूर्णांक, वह धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक है। इसलिए विभाजन प्रमेयिका से, विभाजन प्रमेयिका से a बराबर कितना हो जाएगा 3q प्लस r लिख सकते हैं इसको हम, है ना, चलो लिख सकते हैं बिल्कुल। तो r जो है यहाँ पर हम लोग कंक्लूड क्या करेंगे, r जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3 होगा, है ना। तो r का वैल्यू जो है कुल मिलाकर हमें देखने को मिलता है कि ये 0 हो सकता, 1 हो सकता और 2 हो सकता, ठीक है। 3 नहीं होगा क्योंकि इस पे इक्वल का साइन नहीं है, ठीक है। अब देखो r का वैल्यू जो है उस समीकरण में बारी बारी से रखते चलते हैं। r का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो एक क्या हो जाएगा 3q प्लस 0 हो रहा है, a बराबर 3q हो जाएगा। और हमसे बोलो, देखो ये तो हमने पूर्णांक माना है ना, जैसे पीछे लेके चलते हैं आपको। देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, माना कि वह धनात्मक पूर्णांक जो है वो a है, पूर्णांक को हमने माना है a, जबकि क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कहा है। तो धनात्मक पूर्णांक तो हमें मिल गया, तो वर्ग करने के लिए जो है इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ दोनों तरफ, एक मिनट थोड़ा नीचे लिखते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, a स्क्वायर हो जाएगा इधर, और इधर क्या था 3q था तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू ये 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर। अब यहाँ से देखो, यहीं से बात
आती है समझने वाली। यहाँ से हमसे क्या बोला था, 3m के रूप में दिखाना है हमें, है ना। तो यहाँ से 3 तो इसके गुणनखंड में है, ये है, निकाल लो। 3 गुणनखंड से निकाल लिए इसमें, तो इसमें क्या बच जाएगा, 3 बचेगा, और ये क्यू स्क्वायर तो सीधा सीधा बच जाएगा, है ना। तो 3 यहाँ पर दिख रहा है। अब इसको हम लोग सीधे सीधे m कह देते हैं, ठीक है। देखो इसको हम लोगों ने कह दिया m, ठीक है। a इक्वल टू 3m, जहाँ m इक्वल टू क्या है, 3q स्क्वायर है, ठीक है। बात समझ में आई। अब इसी तरह से r की वैल्यू 1 लेकर के हम लोग देखते हैं क्या होता है। r का वैल्यू 1 लेने पर, ठीक है, a बराबर 3q प्लस 1 हो गया क्या। अब दोनों तरफ स्क्वायर करने का, तो स्क्वायर करो दोनों तरफ, लो स्क्वायर किए, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा इधर, होल स्क्वायर, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दो अब, ठीक है। इधर जो है लेफ्ट हैंड साइड में a स्क्वायर रहेगा, इधर 3q का स्क्वायर यानी कि 9q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का प्लस 2ab। अच्छा एक बार इसको ऐसे लिख ही देते हैं, ठीक है, थोड़ा क्लियरली लिख देते हैं इसको। क्या हो जाएगा कि a का स्क्वायर 3q का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस 2ab, है ना, b प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अब क्लियर होगा थोड़ा, b का स्क्वायर, ठीक। a स्क्वायर इक्वल टू ये 9q स्क्वायर हो गया, ये प्लस ये 6q हो गया, प्लस 1 हो गया। देखो 1 तो हमें लास्ट में चाहिए ही था, इसमें से 3 को जो है कॉमन ले लेते हैं, केवल 3 को कॉमन लेंगे। q भी कॉमन निकाला जा सकता है, लेकिन हमें जिसकी ज़रूरत है, क्वेश्चन में जिसकी डिमांड किया है उसी को बाहर निकालेंगे। 3 बाहर में चाहिए था और 3m प्लस 1 के रूप में चाहिए हमें, जहाँ m कोई पूर्णांक है। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, a इक्वल टू 3 को बाहर ले लिए, तो यहाँ से कॉमन निकाल लिए 3 को, तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 3 बाहर निकाल लिए तो 2q, ठीक है। अब ये प्लस 1 जो है इसको जैसे था वैसे लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं a स्क्वायर इक्वल टू 3m, इसको हमने इस बार m कह दिया, ठीक है, प्लस 1, ओके, ऐसा हमने कह दिया, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर m कहना जो है उचित नहीं होगा, कोई दूसरा पूर्णांक लेना चाहिए था m की जगह पर। खैर कोई नहीं, NCERT जैसे कहता है वैसे ही चलते हैं हम लोग भी, ठीक है। तो 3m प्लस 1 के रूप में हो गया ये, ठीक है। तो यही तो हमें दिखाना था कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, दिखा दिए हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी उसी तरह से है, ये आपको बनाना है, ठीक है, ये आप खुद से बनाएंगे। इसमें हिंट हम दे देते हैं आपको थोड़ा सा, क्या है कि इसमें भी यहाँ 9m दिख रहा है आपको, तो आप सोचेंगे कि हम लोग जो मानेंगे उसको 9q प्लस r कर लेंगे। ना जी ना, ऐसा ना करना, ठीक है। हम बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है, 1-2 स्टेप इसमें बता दे रहे हैं। इसमें करना क्या है आपको कि सबसे पहले तो मान लेना है कि वह धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक है, जिसे अब इसी में कंटिन्यू करेंगे कॉमा दे करके, ठीक है, कॉमा दे करके लिखेंगे, जिसे 3q, है ना, हम लोग 9 नहीं 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। देखो अब यहाँ पर ध्यान से सुनना मेरी बात को, हम लोग ये स्टेटमेंट क्यों लिखे, स्टेटमेंट हमें क्या करना है, क्यूब चाहिए था, ठीक है। तो 9 आएगा यहाँ,
है ना, 9 लाना है और क्यूब करेंगे तो 9 कब आएगा, अगर हम 3 के स्क्वायर में भी 9 आ जाता है। हम लोग बेस यहाँ पर जो 3 ही ले लिए हैं और यहाँ पर ये 3 क्यू प्लस 1 3 क्यू प्लस 2 तक ही क्यों लिए, 3 क्यू प्लस 3 क्यों नहीं लिए। तो बतलाए थे ना कि r का वैल्यू जो है यहाँ पे लिखा जाता है और r का वैल्यू इस b से छोटा ही होगा हमेशा, बड़ा तो नहीं हो सकता, ठीक। तो इसीलिए यहाँ 2 तक ही लिए। और अब जो है देखो आगे इसके बाद क्या करेंगे, r की जगह पर जो है बारी बारी से रखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करते हैं, आगे देखो यहाँ तक तो लिखे ही हैं, इसके बाद जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस r के रूप में अब लिख सकते हैं इसको। और ठीक, अच्छा इस स्टेप को करने का कोई ज़रूरत ही नहीं, ठीक है, क्योंकि पहले ही हम लोग जो है क्वेश्चन में ही कह चुके हैं, क्वेश्चन में ही ऑलरेडी हम लोगों ने कह रखा है कि जो a है उसको हम लोग इस रूप में जो है 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो उसको अब क्या ही दिखाएं एल्गोरिथम से, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग डायरेक्ट जो है सीधे क्या करेंगे, यहाँ से जो है लिखना शुरू कर देंगे, a बराबर 3q, क्यूब करने का है ना अपने को, घन करना है तो दोनों तरफ जो है क्यूब लगा दो, दोनों तरफ जो है क्यूब कर देते हैं अगर हम, तो इधर भी क्यूब किया, लेफ्ट हैंड साइड में भी RHS में भी, ठीक है। तो इसका अगला स्टेप क्या हो जाएगा, ये a क्यूब हो जाएगा और ये जो है 3 का 27 हो जाएगा और q का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से a क्यूब बराबर में 9 को हम लोग यहाँ इसके गुणनखंड से बाहर निकाल लेते हैं तो 3q क्यूब बचेगा, ठीक है। अब a क्यूब बराबर 9m लिख सकते हैं इसको ना, इसकी जगह पर m लिख दिए हैं जहाँ m बराबर 3q का क्यूब है, ठीक है। इसी तरह से जो है आप आगे जो है इसमें a बराबर 3q प्लस 1 और a बराबर 3q प्लस 2 को भी जो है लेकर के आगे का काम कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो क्या कहते हैं अगला क्वेश्चन, अच्छा आगे कोई क्वेश्चन ही नहीं, हम ढेर स्लाइड बन गया है, ठीक है। तो इतना जो है समझ में आया होगा आपको, ठीक है। इस पे प्रैक्टिस कीजिए। आगे जो है हम लोग एक्सरसाइज 1.1 जो है जिसमें जो भी क्वेश्चन छूट गया होगा उसको देखेंगे। हालांकि मुझे तो नहीं लगता एक्सरसाइज 1.1 में कुछ छूटा है, इसके बाद कुछ और भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं सीखने बाकी हैं हम उसकी बात हम लोग करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।